नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल। आज आपको भारत की बात बताता हूं और उम्मीद करता हूं आप सभी पूरी तरह से फिट होंगे और बहुत बहुत सेहतमंद होंगे। आइए देखते हैं आज आपके लिए क्या है खास। सबसे पहले आज की पहली बड़ी खबर आपको बताऊंगा। जूते में बम से दहली दिल्ली, पहली बार आप सुन रहे होंगे। दिल्ली में जो धमाका हुआ, जो धमाका उमर ने किया, उमर के जूते में बम था। जी हां, जो जूता उसने पहना था उस जूते में बम था। ये कैसा जूता था, कैसे काम करता था जूते में बम, पहली बार सामने आया एजेंसियों को कि जूते में भी बम लगाया जा सकता है। उस पूरे जूते के बम का क्या फॉर्मूला है ये आपको बताऊंगा। साथ ही बताऊंगा उमर का करीबी आमिर जिसे पकड़ा गया है, आमिर ने कौन से बड़े खुलासे किए हैं। एनआईए ने आज उसे कोर्ट में पेश किया है। साथ ही बात करेंगे अमित शाह ने आज देश के 6 मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक की है। बैठक में क्या हुआ, क्या बड़ी तैयारी है, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर देखेंगे, मसूद अजहर आखिर क्यों कह रहा है कि उसके पास इलॉन मस्क और जुकरबर्ग से ज्यादा दौलत, ज्यादा पैसा है। आखिर मसूद अजहर को इतनी संपत्ति, इतनी दौलत कौन दे रहा है? कौन है वो फंड देने वाले मसूद अजहर को? और मसूद अजहर इन पैसों से खुद बता रहा है कि वो हथियार खरीद रहा है और ये हथियार वो जिहाद में इस्तेमाल कर रहा है। अगली बड़ी खबर आपको लिए चलेंगे बिहार। आपको बताएंगे बिहार में शपथ की तैयारी शुरू हो गई है। गांधी मैदान किस तरह से सजना शुरू हो गया है, गांधी मैदान ले चलेंगे, वहां तैयारी कैसी है। आज नीतीश कुमार पहली बार नजर आए। नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे। कैबिनेट बैठक में क्या हुआ, नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले, वहां क्या हुआ आपको बताऊंगा। साथ ही तेजस्वी यादव ने जो भी फैमिली का जो ड्रामा था, उसके बाद पहली बार तेजस्वी, लालू, राबड़ी एक साथ मिले, क्या बात हुई यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी खबर बात करेंगे शेख हसीना को सजाए मौत। शेख हसीना फिलहाल भारत में है, लेकिन उन्हें बांग्लादेश में सजाए मौत दी गई है। किस मामले में हसीना को मौत की सजा हुई है? हसीना ने आखिर ऐसा क्या किया जो उन्हें फांसी की सजा कोर्ट ने सुनाई है? और उसके बाद शेख हसीना क्या कह रही हैं? बांग्लादेश में माहौल क्या है सजाए मौत के बाद? और शेख हसीना के पास अब विकल्प क्या बचे हैं और क्यों शेख हसीना के घर पहुंच गया है बुलडोजर? अगली बड़ी खबर और आखिर में बात करेंगे, फिर जेल पहुंच गए आजम खान। 55 दिन पहले जेल से बाहर आए थे, अब आजम खान आखिर फिर क्यों जेल पहुंचे? किस मामले में उन्हें 7 साल की सजा हुई और आजम के साथ उनके सुपुत्र भी रामपुर जेल में रहेंगे? बताएंगे इन तमाम खबरों के बारे में। आइए शुरू करें, उससे पहले हेडलाइंस। दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए ने श्रीनगर से एक और संदिग्ध आतंकी जासिर बिलाल को गिरफ्तार किया। उमर के साथ बिलाल हमास जैसे हमले का प्लान बना रहा था। दिल्ली वाले आमिर ने आईडी बनाने में मदद की। बिहार में नई सरकार के गठन की कवायद तेज हो गई है। कैबिनेट बैठक के बाद राज्यपाल से नीतीश ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। 20 नवंबर को गांधी मैदान में शपथ ग्रहण की तैयारी हो रही है। आरजेडी विधायक दल के नेता चुने गए तेजस्वी यादव। लालू यादव बोले बहुत मेहनत की है, यही पार्टी को आगे ले जाएंगे। बैठक में आरजेडी के हारने के कारणों पर चर्चा की गई। सऊदी अरब में मक्का से मदीना जा रहे 42 भारतीयों की मौत हो गई है। उमरा के लिए जा रही बस डीजल टैंकर से टकराकर जल गई। पूरी बस में सिर्फ ड्राइवर ही जिंदा बचा। शेख हसीना को फांसी की सजा का ऐलान। बांग्लादेश कोर्ट ने तख्ता पलट के दौरान 1400 हत्याओं का दोषी माना। सभी प्रॉपर्टी जब्त करने के ऑर्डर जारी किए। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला आजम को 7-7 साल की जेल की सजा। 2 पैन कार्ड मामले में रामपुर की अदालत ने फैसला सुनाया। 50-50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। मुख्तार अंसारी के बेटे उमर ने दिल्ली में रचाई शादी। भाई भाभी ने निभाई रस्में। मां 1 लाख की इनामी, लंबे समय से फरार। यूपी के सोनभद्र में खदान हादसे में 50 घंटे बाद भी रेस्क्यू जारी है। 5 शव अब तक निकाले गए, 9 की तलाश जारी है। डीएम बोले 75 टन वजन चट्टान हटाना मुश्किल हो रहा है, चट्टान इतनी भारी है। बिहार के लखीसराय में अवैध मिनी गन फैक्ट्री का भांडाफोड़ हुआ है। 6 तस्कर अरेस्ट हुए हैं। 40 आधे बने पिस्टल बरामद हुए हैं। डेयरी के नाम पर चल रहा था हथियारों का धंधा। एसआईआर को लेकर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। केरल में एसआईआर प्रक्रिया को तुरंत रोकने की मांग। याचिका में कल हुई बीएलओ आत्महत्या मामले का हवाला भी दिया गया। आर्यन खान की वेब सीरीज के खिलाफ समीर वानखेड़े की याचिका में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई। वानखेड़े के वकील ने कहा
बैट्स ऑफ बॉलीवुड में मेरा मजाक उड़ाया गया वेब सीरीज से हिस्सा हटाने की अपील की। बंगाल में टीएमसी सांसद के आरोप पर राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने करवाई तलाशी। पुलिस, सीआरपीएफ और डॉग स्क्वाड पूरे राजभवन में सर्च की। ममता के सांसद कल्याण बनर्जी ने राजभवन में हथियार के आरोप लगाए थे। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट की केंद्र को फटकार, कहा WHO तो 50 AQI को ही खतरनाक मानता है, लेकिन दिल्ली NCR AQI 450 पर है। दीर्घकालिक समाधान का सुझाव दिया। पूर्वी प्रशांत महासागर में ड्रग्स ले जा रही बोट पर अमेरिका का हवाई हमला। 75 दिनों में 21वां अटैक। अब तक इन हमलों में 83 मौतें हुई। ट्रंप के आदेश पर कार्रवाई जारी। और आइए शुरुआत करने जा रहे हैं आज की पहली बड़ी खबर के साथ। और पहली बड़ी खबर है, जूता बम से दिल्ली दहल गई। देश की राजधानी दिल्ली में लाल किले के सामने जो धमाका हुआ, इस धमाके के कनेक्शन मसूद अजहर से मिलते हैं, लेकिन धमाका हुआ कैसे? दरअसल उमर के जूते में बम था। उस जूते में बम था जिसके बाद यह धमाका हुआ। यह जूता बम कैसा होता है आपको बताऊं, लेकिन बहुत से हथियार भी मिले। अगली तस्वीर देखिए जरा। जो रेड हुई, छापेमारी हुई, उसमें हथियार और मैगजीन बरामद हुए। AK-47 राइफल का जिक्र हुआ जिसका ताल्लुक सीधे शाहीन से था और शाहीन का ताल्लुक मसूद अजहर से था। लेकिन मैं आपको बताऊं, मसूद अजहर का बयान सुनाने जा रहा हूं जिसमें वो बता रहा है कितने भी हथियार पकड़ लो, लेकिन मेरे पास इतनी दौलत है, इतना पैसा है कि मैं और हथियार खरीद सकता हूं। अब सुन रहे हैं, मसूद अजहर कह रहा है पैसा इतना है कि गिन नहीं सकते, लेकिन मसूद के गुर्गों पर एक्शन हो रहा है। तस्वीर देखिए जरा। उमर का साथी आमिर, जिसे NIA ने कल पहली गिरफ्तारी की थी, आज कोर्ट में पेश किया। आमिर किसके कहने पे अटैक किया आपने? आमिर किसके कहने पे अटैक किया आपने? आमिर किसके कहने पे आपने अटैक किया है? आमिर किसके कहने पे अटैक किया आपने? आमिर किसके कहने पे अटैक किया आपने? आमिर किसके कहने पे अटैक किया? आमिर किसके आमिर किसके कहने पे आपने अटैक किया है? आमिर किसके कहने पे अटैक किया आपने? आमिर दिखाई दिया। आमिर की आंखें नजर आ रही है, काला कपड़ा उसके सिर पर है, और ये आमिर उमर का साथी जिसे गिरफ्तार किया गया है। अब देखिए जरा, ये आमिर है कौन? ये आप देख रहे हैं, ये उमर की गाड़ी है I-20। इसी गाड़ी से उमर ने धमाका किया था। आपको बताऊं, ये गाड़ी इस आमिर की थी, उमर ने जिस गाड़ी में धमाका किया। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये वो आमिर है जिसकी I-20 थी, HR26CE7674। इसी गाड़ी से धमाका किया गया। अगली तस्वीर देखिए जरा। इस आमिर का ताल्लुक कैसे उमर से है? ये दोनों साथी थे। गाड़ी इसने खरीदी, गाड़ी में बम इसने लगाया, और उसके बाद देखिए क्या हुआ। बाकायदा रेड हुई। उमर के ठिकाने पर भी आज बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड पहुंचा था। यह तस्वीर आप देख रहे हैं। उमर ने दरअसल जूते में बम लगाया था, यह खुलासा हुआ है। जो जूता उमर ने पहना था उसी में कैसे धमाका किया है, यह टीम देख रहे हैं। उमर ने घर लिया था नू में किराए पर। उस घर पे आज बाकायदा डॉग स्क्वाड पहुंचा है, बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। उमर ने और मुजम्मिल ने कई घर किराए पर लिए थे, उन्हीं में से एक हरियाणा के नू में ये किराए का घर था, जहां एजेंसी पहुंची है, CID हरियाणा पहुंची है और बम निरोधक दस्ता पहुंचा है। जिस दिल्ली धमाके पर राजधानी से फरीदाबाद और श्रीनगर तक ताबड़तोड़ एक्शन और गिरफ्तारियां हो रही हैं, उस पर एक और बड़ा चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। कार से दिल्ली को दहलाने वाला उमर शू बॉम्बर था, यानी जूता बम से राजधानी में बड़ा धमाका हुआ। टेरर के जिस डॉक्टर ने कार में बारूद का जखीरा भर रखा था, उसने जूते को कैसे हथियार बना लिया और कैसे जूते को दबाते हुए उसने दिल्ली में दहशत मचा दी। NIA से लेकर फॉरेंसिक जैसी कई जांच एजेंसियां अब जूते वाले विस्फोट की पड़ताल में लगी हैं।
और यह भी पता किया जा रहा है कि उमर ने जूता बम का प्लान बनाया कहां से और उसके प्लान में और कौन कौन शामिल था। हमें टॉप सोर्सेज से जानकारी मिली है कि जो आतंकी उमर मोहम्मद था, जो I-20 कार को चला रहा था, वो शू बॉम्बर हो सकता है। शू बॉम्बर बेसिकली होता यह है कि जो जूता होता है उसमें एक बेल्ट लगानी होती है और बेल्ट के साथ कुछ विस्फोटक वहां पर होते हैं और पूरे बॉम्ब का जो कंट्रोल होता है, जो रिमोट कंट्रोल होता है, वो जूते के अंदर होता है। जैसे ही जूते को आप दबाएंगे तुरंत ब्लास्ट हो जाएगा। अब देखिए जरा, क्या जूते में भी बम लग सकता है? ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता है, लेकिन क्या ऐसा था? इस तरह का जूता उमर ने पहना हुआ था। बताया जा रहा, अगर इस जूते को ध्यान से देखिए, कहा जा रहा है आगे जो नीला हिस्सा देख रहे हैं, जहां पंजा होता है, यहां डेटोनेटर था। कहा जा रहा है यहां अंगूठा था उमर का, और जैसे ही अंगूठे से दबाया पैर आगे पंजा, डेटोनेटर प्रेस हुआ और पीछे का हिस्सा जो आप देख रहे हैं जहां विस्फोटक था, डेटोनेटर प्रेस हुआ और विस्फोटक तक गया और धमाका हुआ। इसे ट्रिगर मैकेनिज्म कहते हैं। फिर यह धमाका हुआ। दिल्ली धमाके की एनआईए जांच में सनसनीखेज खुलासा हुआ। धमाका करने वाला आतंकी उमर शू बॉम्बर हो सकता है, और मतलब उमर ने जूते के जरिए दिल्ली में बड़ा धमाका किया है। फोरेंसिक टीम को कार की ड्राइविंग सीट के नीचे सोचिए एक जूता मिला। इस जूते में कई तरह के मेटल के खास कण मिले थे। कार के टायर से भी विस्फोटक पदार्थ के कण मिले। जूते में अमोनियम नाइट्रेट के साथ TATP के कण मिले। TATP का पूरा नाम है ट्राई एसीटोन ट्राई पैरोक्साइड। यह विस्फोटक मदर ऑफ शैतान के नाम से कुख्यात है। विशेषज्ञों के मुताबिक TATP बेहद संवेदनशील विस्फोटक है, इतना कि बिना डेटोनेटर के सिर्फ गर्मी से ही फट सकता है। हल्की रगड़, दबाव या तापमान में बदलाव से इसमें विस्फोट हो सकता है, जबकि अमोनियम नाइट्रेट रासायनिक रूप से बहुत स्थिर होता है, स्टेबल होता है। इसमें विस्फोट के लिए बाहरी डेटोनेटर की जरूरत होती है। अगर अमोनियम नाइट्रेट था तो इस तरह के डेटोनेटर की जरूरत। डेटोनेटर मतलब छोटी बैटरी या फ्यूज जिससे धमाका किया जाता है, जबकि TATP को फटने के लिए कोई डेटोनेटर नहीं चाहिए। दोनों केमिकल के मिलाने से धमाके की क्षमता कई गुना तक बढ़ जाती है। जांच टीम उमर के जूते को ही धमाके का ट्रिगर पॉइंट मान रही, मतलब कार में काफी अमोनियम नाइट्रेट और TATP पहले से रखा था, तो क्या इसे विस्फोट के लिए उमर ने जूते का इस्तेमाल किया है? दावा है कि उमर ने जूते में विस्फोटक भर रखा था और पैर से दबाकर इसका डेटोनेटर जैसे इस्तेमाल किया गया है। मतलब उमर ने इधर जूते में एड़ी और अंगूठे को तेजी से दबाया है, और तेजी से दबाते ही देखते देखते जोर का धमाका हुआ और पूरी कार उड़ गई है। अब सुनिए जरा डिफेंस एक्सपर्ट GD बख्शी साहब क्या कह रहे हैं इस पर। देखिए, शू बॉम्बर क्या है कि ये एक्सप्लोजिव को इनिशिएट करने के लिए आपको एक ट्रिगरिंग सिग्नल चाहिए होता है, ट्रिगरिंग छोटा ब्लास्ट चाहिए होता है। वो ब्लास्ट अगर उसने अपने शू के अंदर जो है वो डेटोनेटर डाल लिया हो और उसको दबाने से जिससे कि वो फट जाए या इलेक्ट्रिकली इनिशिएट हो जाए, तो ये बड़ा जो बॉम्ब है वो इनिशिएट हो जाता है। आप सुन रहे थे GD बख्शी साहब को। आइए अब आपको बताता हूं मैं कि आखिर उमर का करीबी जिसे पकड़ा गया उसे आज कोर्ट में पेश किया जाना था। NIA कोर्ट लेकर पहुंची। रैपिड एक्शन फोर्स RAF की तैनाती पटियाला हाउस कोर्ट में सुबह से थी, क्योंकि बड़ी गिरफ्तारी NIA ने की थी। पहली गिरफ्तारी NIA ने आमिर की है, वो आमिर जिसकी गाड़ी चला रहा था उमर। आमिर को जब लेकर कोर्ट पहुंचे तो पत्रकारों ने सवाल पूछा है ब्लास्ट से जुड़ा, धमाके से जुड़ा, कि क्या आमिर सब जानता था। अब देखिए जरा, आमिर से अब पूछताछ करेगी NIA। इकलौता आतंकी जो उमर से जुड़ा हुआ था, क्या आमिर सब जानता है? धमाके की साजिश रचने वाले आतंकी पर शिकंजा कस गया। आरोपी आमिर रशीद को NIA की 10 दिन की हिरासत में भेजा गया है। 10 दिन की रिमांड। NIA की टीम अब आमिर को लेकर कश्मीर जाएगी। उमर से वो कहां मिला, कहां साजिश रची, सबकी पड़ताल की जाएगी। दरअसल धमाके में इस्तेमाल कार आमिर के नाम पर ही थी। कश्मीर के पेम्पोर में रहने वाले आमिर ने ही उमर को एक कार दिलाई। एजेंसी के मुताबिक आमिर धमाके की साजिश में उमर का साथी था।
आमिर ने ही उमर को रहने के लिए सुरक्षित ठिकाना दिलाया। वो बम बनाने से लेकर कार में लगाने तक में उसका साथ दे रहा था। दिल्ली में कब और कहां धमाका करना है आमिर को सब पता था। दावा है कि उमर नाकाम होता तो आमिर धमाका कर सकता था। कार में विस्फोटक और उसके इस्तेमाल का तरीका भी इसे पता था। एजेंसियों को आमिर के पास से एक मोबाइल फोन भी मिला है। बताया यह जा रहा है कि यह फोन उसे उमर ने ही दिया था। एजेंसी अब यह पता कर रही है जो फोन इसके पास है, इस फोन में क्या क्या है, कौन से राज है। एनआईए ने दिल्ली धमाके में एक और आरोपी को गिरफ्तार किया है। एनआईए ने उमर के साथी जसीर बिलाल वानी को भी श्रीनगर से पकड़ा है। यह जसीर अनंतनाग के काजीगुंड का रहने वाला है और ड्रोन एक्सपर्ट है। बताया जा रहा है जसीर ने बम बनाने में उमर की तकनीकी तौर पर मदद की है और जसीर ड्रोन के जरिए भी अटैक कर सकता था, इसकी तैयारी में भी था। ड्रोन एक्सपर्ट भी कहा जाता है। अब आपको बात सुनवाता हूं। जो आमिर पकड़ा गया है, जिसकी गाड़ी थी, उसके घर वालों का कहना है कि आमिर अगर सामने आ जाए तो उसको थप्पड़ मार दे। सुनिए। लगा ही नहीं, ऐसी बात है, हमें कभी भी नहीं लगा है, कभी भी हमें कुछ शक भी नहीं हुआ। हम क्या बोले, अपने काम से होता था। कोई यहाँ पे नेबर आता था, कुछ काम है तो जाता, जल्दी जाता था। बहुत गलत हुआ, नहीं करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था, बहुत गलत हुआ। उसको इस चीजों में नहीं इन्वॉल्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए था, ये बहुत गलत है। अगर आपको मिलता है तो कहेंगे आप उससे ये बात? थप्पड़ मार देती, बहुत मार देती उसको। हमारे घर में अभी कोई नहीं है, मर्द कोई नहीं है, मेरा छोटा बच्चा है 14 महीने का। अभी तो हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, खाली हम दो हैं, मेरी सासू में, मम्मी और मैं, बस, और कोई नहीं है। अब क्या मर्द के बगैर हम करेंगे? एनआईए ने दलील रखी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए 10 दिन की रिमांड भी कम है, बहुत सीरियस मैटर है ये, इसलिए 10 दिन की जो रिमांड है वो कोर्ट ने ग्रांट कर दी है। आमिर से मैंने पर्सनली जाके बात की, मैंने उससे पूछा कि आपका क्या रोल है इसमें, आपने क्या, आप इसका कोई हाथ है आपका इसमें, शामिल हो आप? आमिर ने किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। बस एक बात का जवाब आमिर ने दिया मुझे कि ही इज द ओनर ऑफ दैट व्हीकल। कोई ले जाने की जरूरत तो कोई मुझे उसके फेस पर कुछ भी ऐसा नजर नहीं आया, कोई ग्लानि, कोई पश्चाताप, कोई शिकन भी नहीं थी उसके फेस पर। और इस बीच बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जिस एक दूसरे आतंकी को पकड़ा गया है, उस आतंकी, दिल्ली बम धमाके से जुड़ी बड़ी खबर है। आपको बता दूं, जसीर बिलाल वानी के पिता ने आत्मदाह कर लिया है। दिल्ली धमाके के आरोपी जसीर के पिता की मौत हो गई है, उन्होंने आत्मदाह किया है। जसीर के पिता ने खुद को आग लगा ली है। तस्वीर भी मैं दिखाऊंगा, तस्वीर आप देख रहे हैं। जिस वक्त उन्होंने आग लगाई, आग लगाने के बाद बुरा तरह से झुलस गए थे वो, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। जसीर बिलाल को आज उठाया है जांच एजेंसियों ने आतंक के आरोप में, जिसके बाद देखिए पिता ने आत्मदाह किया और उसके बाद उनकी मौत हो गई है। अब देखिए, इस बीच जम्मू कश्मीर से बहुत से लोगों को उठाया गया, लेकिन इस पर सियासत भी हो रही है। महबूबा मुफ्ती सवाल उठा रही हैं। देखिए जरा महबूबा क्या कह रही हैं। महबूबा कहीं युवाओं के भटकने के लिए देश का जहरीला माहौल जिम्मेदार है। इस प्रेशर कुकर माहौल का ही नतीजा है दिल्ली धमाका। सरकार दुनिया को बता रही है कि कश्मीर में सब कुछ ठीक है, लेकिन कश्मीर की परेशानियां लाल किले के सामने गूंज रही हैं। शहनवाज हुसैन कह रहे हैं महबूबा मुफ्ती आतंकी घटना पर जश्न मना रही हैं। वो कह रही है कि कश्मीर से धमाका लाल किले तक पहुंच गया है। दुख की बात है कि जिन महबूबा और उलेमाओं को समझाना चाहिए कि पढ़े लिखे मुसलमान आतंकवादियों से ना जुड़े, वो खुद ही आतंकियों का महिमा मंडन करने में लगी हुई है। शेख बशीर कह रहे हैं उमर अब्दुल्ला की पार्टी के नेता ने महबूबा पर पलटवार किया है। शेख बशीर ने कहा मुफ्ती का यह बयान मगरमच्छ के आंसू जैसा है। युवाओं के गलत रास्ते पर जाने की जिम्मेदारी केवल केंद्र या हालात पर नहीं डाली जा सकती है। 2014 में महबूबा ने बीजेपी के साथ सरकार बनाई थी, तो अपने वक्त में उन्होंने क्या किया? उपेंद्र द्विवेदी आर्मी चीफ कह रहे हैं असली फिल्म तो अभी शुरू भी नहीं हुई थी। ऑपरेशन सिंदूर बस 88 घंटे का एक ट्रेलर था। अगर पाकिस्तान फिर मौका देता है तो हम उन्हें बताने में पीछे नहीं हटेंगे कि जिम्मेदार देश पड़ोसियों से कैसे पेश आते हैं। हुसैन दलवाई कांग्रेस नेता हैं, कह रहे हैं राहुल गांधी के करीबी नेता विवादित बयान दे रहे हैं।
कहा दिल्ली धमाकों के पीछे क्या आरएसएस की जांच होगी, कहीं ये कश्मीर में सरकार की ज्यादती का नतीजा तो नहीं है। आइए अब आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। दिल्ली वाले लोगों को ये समझ है या वो ये सोचते हैं जितना हिंदू मुस्लिम होगा, जितना ब्लास्ट होंगे, जितना खून खराबा होगा, उतना मुल्क में पोलराइजेशन ज्यादा होगा, उनको वोट मिलेंगे। मुझे लगता है उनको दोबारा सोचना चाहिए। मुल्क कुर्सी से बहुत बड़ा है। This is very unfortunate that a former chief minister is trying to instigate the youth once again. This is not a good politics. मूवी शुरू भी नहीं हुई थी, सिर्फ एक ट्रेलर दिखाया गया था और ट्रेलर के बाद 88 घंटे में वो ट्रेलर खत्म हो गया था। तो आगे आने वाले हालात कैसे होंगे, ये इसके बारे में हम पूरी तैयारी करके बैठे हुए हैं। और अगर कोई ऐसा हमें मौका देता है पाकिस्तान, तो हम उसको भरपूर एक शिक्षा प्रदान करना चाहेंगे उसको कि कैसे एक जिम्मेवार नेशन को अपने पड़ोसियों से बिहेव करना चाहिए। जो ये रेड फोर्ट में एक्सप्लोजन हुआ, यू कैन नॉट पनिश ऑल ऑफ अस। हम इतने सारे लोग यहाँ अमन चाहते हैं, शांति चाहते हैं। डज नॉट मीन कि कोई वहां गया, उनने आरडीएक्स का जो एक्सप्लोजन किया, डज नॉट मीन दैट यू पेंट ऑल ऑफ अस विद द सेम ब्रश। और मैं और एक चीज कहना चाहती हूँ कि 2019 से जो यहाँ इंडियन गवर्नमेंट क्लेम कर रही है कि यहाँ नॉर्मल सी है, यहाँ पूरा एक नॉर्मल माहौल हो गया है, ये कौन सा नॉर्मल सी है? लोगों को प्रेरित करना चाहिए कि जिस तरह आतंकियों की साजिश के में शामिल हो रहे हैं पढ़े लिखे लोग, ये दुखद है। लेकिन महबूबा मुफ्ती उसको भी कश्मीर के आतंकवाद को जस्टिफाई करने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रही हैं, जो बहुत दुखद है। इलेक्शन आने के बाद बराबर बमकांड क्यों होता है, ये इसका भी जांच होनी चाहिए। दूसरा ऐसा है कि जिस ढंग से कश्मीर में अन्याय हो रहा है, उसका भी परिणाम कुछ होगा, ये मानना चाहिए। जैसे ही जिहादियों के सरगनाओं का या आतंकियों का महल ढहा, तो इनका दिल ढह गया। आप देखिए किस तरह से ऐसा लगा जैसे इनके दिल के अरमा आंसुओं में बह गए। इनको लगने लगा कि सब कुछ हमारा बह गया। और अभी आत्मघाती बनाए किसने? आखिरकार ये शिक्षा तो आपने दी ना। अब सवाल ये है कि इन सब के पीछे कौन है? सियासतदानों को आपने सुन लिया, वो लड़ रहे हैं आपस में। दूसरी तरफ मसूद अजहर की बहन और मसूद अजहर के भतीजे की पत्नी ने मिलकर शाहीन को ट्रैप किया और महिला ब्रिगेड बना रहे थे। मसूद अजहर कह रहा है उसके पास इतनी दौलत है कि वो जिहाद के लिए बेइंतहा हथियार खरीद सकता है। देखिए जरा मसूद अजहर क्या कह रहा है। खूंखार आतंकी मसूद अजहर ने चौंकाने वाला दावा किया है। जैश सरगना ने खुद को दुनिया का सबसे रईस इंसान बताया है। मसूद का दावा है वो मस्क और जकरबर्ग से ज्यादा अमीर है। भारत के मोस्ट वांटेड आतंकी मसूद का एक नया ऑडियो आया है जिसमें दावा है हमने जिहाद के लिए जो मांगा वो हमें मिला है। बंदूक और बम खरीदने के लिए हमारे पास पैसों की कमी नहीं है। हमारे पास इतना पैसा है कि गिन नहीं सकते हो। मसूद अजहर ने पहले भी कई वीडियो और ऑडियो जारी किए हैं, लेकिन पहली बार धन, दौलत और अमीरी का जिक्र कर रहा है। क्या मसूद पैसे की बात कर युवाओं को अपनी तरफ लुभा रहा है? ऑपरेशन सिंदूर के बाद से पाक में नई भर्तियां कम हो गई। पाक में जगह जगह रैलियां कर मसूद खुद हाथ पांव मार रहा है। उसका मकसद किसी तरह जैश में नई भर्तियां करने का है। तो क्या पैसे की बात कर वो प्रचार और भर्ती करने में जुटा है? वो दिखाना यह चाहता है कि जैश की फंडिंग और मजबूत हो गई है, कम नहीं हुई, और अवैध चैनलों के जरिए उसे काफी मदद मिल रही है। कुछ दिन पहले मसूद अजहर ने महिला विंग बनाई। दिल्ली धमाकों के तार भी जैश की महिला विंग से जुड़े। भारत में जैश की महिला विंग की हेड शाहीन शिकंजे में है और शाहीन से जुड़े उमर ने फिदायीन हमला किया है। ये सारे तार जुड़ते हैं आपस में। अब सुनिए जरा क्या कह रहा है मसूद अजहर। पैसा इतना है जिहाद के लिए गिन नहीं सकते और हथियार भी इतने, इसलिए देखिए बाकायदा सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। जम्मू स्टेशन की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। जम्मू में चप्पे चप्पे पर सुरक्षा हो रही है। खासतौर पर ट्रेन में आप देख रहे हैं पिछले कई दिनों में इस तरह की तस्वीरें आई हैं। ट्रेन से सफर करने वालों की जांच की जा रही है। कोई भी संदिग्ध वस्तु है उसके बारे में जानकारी जुटाई जा रही है। फौरन पुलिस एक्शन में ले रही है। अलग अलग एजेंसियां इस पर काम कर रही हैं। आज खुद गृह मंत्री अमित शाह 6 राज्यों के मुख्यमंत्रियों से मिले।
ये 6 राज्य, उनमें से ज्यादातर राज्य वो हैं जिनकी सीमाएं पाकिस्तान से मिलती हैं। और इस मीटिंग के दौरान ही अगली तस्वीर में आपको दिखाऊं, जिनकी मौत हुई दिल्ली धमाकों में, उन्हें भी श्रद्धांजलि दी गई। 2 मिनट का मौन उनके लिए रखा गया। तो ये जो बैठक हुई है, इस बैठक में क्या हुआ, गृह मंत्री अमित शाह ने क्या कहा। दिल्ली धमाके के तार जिस फरीदाबाद से जुड़े, फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर उमर पढ़ाता था और उसी फरीदाबाद में अमित शाह ने बड़ी बैठक की है। इस बैठक में उत्तर भारत के 6 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान मौजूद थे, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सुक्खू और राजस्थान के सीएम भजन लाल, उधर हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी और रेखा गुप्ता भी मौजूद थी इस बैठक में। दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख के उपराज्यपाल भी इसमें मौजूद थे। बैठक में आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर विस्तार से बात की गई। साथ ही सभी राज्यों के बीच आपसी सहयोग बढ़ाने पर मंथन हुआ। खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने सभी राज्यों को निर्देश दिया है कि देश की सुरक्षा और अखंडता स्थानीय मुद्दों से ज्यादा अहम है, इसलिए सभी राज्य अपराधियों और संदिग्धों की जानकारी साझा करें, एक ऐसा तरीका अपनाएं कि आतंकी या अपराधी कहीं सुरक्षित ना रहे। मतलब एक राज्य में अपराध कर आतंकी दूसरे राज्य ना भाग सकें, और अगर ऐसी जानकारी मिले तो राज्य एक दूसरे को जानकारी दे और एक टीम की तरह मिलकर कड़ी कार्रवाई करें। धमाके को दोषियों को लेकर गृह मंत्री ने बड़ा ऐलान किया है। जिन लोगों ने धमाके को अंजाम दिया उन्हें पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं लोग। कड़ी से कड़ी सजा ऐसे लोगों को दी जाए जो देश में अव्यवस्था फैला रहे हैं। भारत सरकार से हम मांग करते हैं कि इन्हें इस तरह की सजा दी जानी चाहिए कि ये यादगार हो ऐसे लोगों के लिए। जो बाकी के जिनके जो विचार में चल रहा है, जो उस तरह की मेंटेलिटी है, वो उनको लगे कि नहीं हम ऐसा करें, एक भर डर हो उनके अंदर। आज क्या है कि जो नियम होता है, कानून में चला गया, जेल में चले, उनको पता है कि हम जेल में जाएंगे, जमानत हो जाएगी, बाहर आ जाएंगे, अंदर रहेंगे तो बज्जर वहाँ बिरयानी खा रहे हैं, तो उस तरह की मानसिकता बिल्कुल भी नहीं चलेगी। हाँ, इंस्टेंट ऐसा हो जो लोगों को दिखे, इंस्टेंट होना चाहिए। बहुत लंबी ये विधिक कार्रवाई नहीं चलना चाहिए कि अभी जेल में है फिर सुनवाई होगी। जिनके खिलाफ साक्ष्य मिल गए हैं, सेना के पास साक्ष्य हैं या जो हमारे प्रशासन है उनके पास अगर साक्ष्य है, पर्याप्त साक्ष्य, तो खुलेआम उनको एकदम स्पष्ट सजा देनी चाहिए, चाहे इसके लिए संविधान में संशोधन ही क्यों न करना पड़े। ये लोग बिना सोचे समझे जो है गोली मारते हैं, ऐसे लोग को ऐसे तुरंत गोली मार देनी चाहिए। इन लोग के लिए कोई सजा नहीं है, सीधे गोली मारो, काम खत्म करो इन लोग का। तो लोगों को आप सुन रहे थे, उनका गुस्सा भी लाजमी है, लेकिन एजेंसियां अपने स्तर पर काम कर रही है। अल फलाह यूनिवर्सिटी पहुंची है, वहां से भी एक शख्स को उठाया गया है, वो तस्वीरें सामने आई। ये आप देख रहे हैं, लगातार ताबड़तोड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। तो क्या अल फलाह पर बड़ी कार्रवाई होने वाली है और वो बुलडोजर एक्शन तक हो सकती है? आतंकी डॉक्टरों से कनेक्शन को लेकर अल फलाह पर एक्शन हो रहा है फिलहाल, और दिल्ली पुलिस ने यूनिवर्सिटी के चांसलर को समन जारी कर दिया है। यह समन आतंकी मॉड्यूल और यूनिवर्सिटी की जालसाजी पर जारी हुआ है। हरियाणा सरकार यूनिवर्सिटी की मान्यता पर भी जांच कर रही है और हरियाणा सरकार ने कहा है कि 1997 में इंजीनियरिंग कॉलेज के तौर पर अल फलाह की शुरुआत हुई। शुरुआत में इंजीनियरिंग के अलावा बैचलर मास्टर्स की डिग्री कोर्स होते थे, लेकिन 2014 में इस कॉलेज को यूनिवर्सिटी में तब्दील कर दिया गया। माना जाता है कि कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाने की प्रक्रिया जटिल होती है, इसे बिना राजनीतिक रसूख के पूरा करना काफी मुश्किल होता है। ऐसे में जांच की जा रही है कि मान्यता लेने में कोई फर्जीवाड़ा तो नहीं हुआ। अगर फर्जीवाड़ा मिलता है तो हरियाणा सरकार बड़ी कार्रवाई कर सकती है। साथ ही अल फलाह पर फरीदाबाद प्रशासन बुलडोजर की तैयारी कर रहा है। राजस्व विभाग ने यूनिवर्सिटी की नपाई की है, अब दस्तावेज जांचे जा रहे हैं। अगर दस्तावेज और निर्माण में कोई गड़बड़ मिला तो बुलडोजर कार्रवाई की जाएगी। जांच के दौरान इसी अल फलाह यूनिवर्सिटी से 4 आतंकी डॉक्टर मिले। 2021 में शाहीन और फिर 2022 में मुजम्मिल बतौर प्रोफेसर यूनिवर्सिटी में आए। फिलहाल अल फलाह के आतंकी कनेक्शन को लेकर इन्वेस्टिगेशन हो रहा है। आइए आपको सुनवाता हूं अल फलाह से जुड़े हुए लोग क्या कह रहे हैं।
कहना चाह रहा हूँ, जो गलत है उसको सजा मिलनी चाहिए और जो नाजायज निर्दोष छोड़ना चाहिए। सब कोई खतरा है, कोई इसलिए आम इंसान को सबको खतरा है, हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, सबको थोड़ा देखता है वो हिंदू मुसलमान, हम तो किसी मजहब को समझते हो। तो इस मामले में जांच तेजी से आगे बढ़ रही है, सारी एजेंसियां एक साथ एक्शन मोड में। खबरों में आगे बढ़ते हैं, अब आपको लिए चलते हैं बिहार। शपथ की तैयारी और हार पर मंथन शुरू हो गया है। तस्वीर देखिए जरा, आज नीतीश कुमार पहली बार घर से बाहर निकले, उनका काफिला नजर आया और नीतीश कुमार सीधे विधानसभा पहुंचे। ये नीतीश कुमार का काफिला आप देख रहे हैं। नतीजे आने के बाद नीतीश कुमार बिहार असेंबली पहुंचे और उसके बाद गाड़ी से उतरकर यह नीतीश कुमार की सार्वजनिक तौर पर आज पहली तस्वीर है विधानसभा पहुंचने की। कैबिनेट बैठक के लिए नीतीश पहुंचे थे। दूसरी तरफ शपथ की तैयारी शुरू हो गई है। आपको जहां शपथ होनी है वो तस्वीर दिखाता हूं। ये आप देख रहे हैं गांधी मैदान की तस्वीरें। मंच की तैयारी हो रही है, मंच सजने की तैयारी हो रही है। कहां मंच होगा, कहां वीवीआईपीज आएंगे, कहां पीएम मोदी बैठेंगे, कहां बाकी मंत्री और मुख्यमंत्री बैठेंगे। हजारों लोगों को बुलाने की तैयारी है और अधिकारी आज गांधी मैदान में ही बैठक कर रहे थे। इसके अलावा देखिए जरा, तैयारियों के लिए कुर्सियां पहुंच चुकी हैं, कारपेट बिछ रहा है, कुर्सियों में देखिए बाकायदा स्टिकर भी लग रहा है कौन कहां बैठने वाला है। यह शपथ की तैयारी हो रही है। लाल कुर्सियां कारपेट पर लगाई जा चुकी हैं। शपथ की तारीख 20 बताई जा रही है और लगभग 30 से 40 हजार लोग इस शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचेंगे। जब बड़े बड़े गणमान्य लोग पहुंच रहे हैं तो सिक्योरिटी भी बढ़ा दी गई है। अलग अलग सुरक्षा एजेंसियां पहुंची हैं। बिहार पुलिस को आप देख रहे हैं, एसपीजी पहुंची है, डॉग स्क्वाड पहुंचा है जो चप्पे चप्पे की जांच कर रहा है। बिहार में बंपर जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार शपथ की तैयारी कर रहे हैं। कैबिनेट के नामों को लेकर माथापच्ची जारी है। गांधी मैदान में तैयारी जोरों पर है। तो दूसरी तरफ करारी हार और परिवार में घमासान के बीच लालू ने बैठक की। हार पर समीक्षा बैठक में लालू ने साफ कहा, तेजस्वी ही आगे भी फैसला लेंगे। मतलब नीतीश फिर सीएम बनेंगे और तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष। अब देखिए जरा शपथ की तैयारी क्या चल रही है, उसके बाद बताऊंगा तेजस्वी का हाल क्या है। यह है शपथ की तैयारी। 20 नवंबर को नीतीश कुमार सीएम पद की शपथ लेंगे और इसको लेकर गांधी मैदान की तैयारी जोर शोर से आप देख रहे हैं। गांधी मैदान में जर्मन हैंगर तैयार किया जा रहा है। इस पंडाल में 40,000 लोगों के बैठने की क्षमता है। समारोह के लिए 30,000 से अधिक कुर्सियां सजाई गई हैं। वीवीआईपी मेहमानों के लिए 1500 से ज्यादा सोफे लगाए गए। गांधी मैदान में घास की कटाई के साथ कारपेट बिछा दी गई है। इसके लिए 100 से 150 मजदूर तैयारियों में लगाए गए और पूरे गांधी मैदान को रंग बिरंगी लाइट से सजाया जाएगा। मुख्य मंच को सजाने के लिए बेंगलुरु से फूल भी आए हैं। नगर निगम टीम की गाड़ियां मैदान में पानी का छिड़काव कर रही हैं। गांधी मैदान को 4 दिनों के लिए फिलहाल बंद कर दिया गया है। 20 नवंबर तक आम लोगों के आने जाने पर रोक लगा दी गई है। पटना के डीएम, एसएसपी लगातार गांधी मैदान में तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। कई प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस अधिकारी गांधी मैदान में मौजूद हैं। इस स्तर की तैयारी है। हमारे सहयोगी प्रभाकर गांधी मैदान खुद पहुंचे तैयारियों को जांचने के लिए, जायजा लेने। सुनिए जरा।
20 तारीख को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं और ये शपथ जो है पटना के गांधी मैदान से होगा। बहुत ही मेगा शो की तैयारी है। पहले मैं आपको दिखाऊं, ये गाड़ियों का काफिला देखिए, ये सारे वरीय पदाधिकारी जो हैं बिहार प्रशासन के और पटना प्रशासन के, वो यहाँ तैयारियों में जुट गए हैं। ये जो तैयारियां हैं यहाँ शुरू हो गई हैं। देखिए सिक्योरिटी पर्सनल जो है यहाँ पहुँच गए हैं और गांधी मैदान के चप्पे चप्पे पे देखिए आपको जो सिक्योरिटी के लोग हैं वो पहुँच गए हैं। SPG की टीम भी यहाँ पहुँचने वाली है और जो यहाँ तैयारी होगी उसके लिए देखिए आप ट्रक्स खड़े हो गए हैं, सामान उतरने लगे हैं। तो नीतीश कुमार इसी पटना के गांधी मैदान से एक बार फिर से बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पे शपथ लेंगे। हम लोग एक प्रिलिमिनरी तैयारी कर रहे हैं। मतलब यहाँ होने की परिस्थिति में बहुत ही अच्छे कार्यक्रम, बहुत बड़े पैमाने पर कार्यक्रम करने के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं। बाकी जैसे मैंने कहा आधिकारिक तौर पर मंत्रिमंडल सचिवालय से आपको सूचना मिलेगी। थैंक यू। अब देखिए अटकलें ये है कि शपथ तो 20 को होगी, लेकिन मंत्री कौन कौन बनेगा, नीतीश के साथ शपथ कौन कौन लेगा, इसको लेकर कयास और अटकलों का बाजार गर्म है और सब एक दूसरे से मिल रहे हैं। चिराग पासवान धर्मेंद्र प्रधान से मिले हैं। धर्मेंद्र प्रधान बिहार चुनाव प्रभारी थे। हर मुलाकात, हर तस्वीर के पीछे कुछ कहानी होती है। विनोद तावड़े को भी आप देख रहे हैं। अब देखिए जरा कैसी होगी नीतीश की कैबिनेट। नीतीश कैबिनेट में कहा जा रहा है 36 मंत्री शपथ लेंगे। 36 मंत्री। इसमें बीजेपी कोटे से कई बड़े चेहरे मंत्री की रेस में शामिल हैं। मौजूदा सरकार में सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम थे। तारापुर सीट से जीत के बाद मंत्री रेस में इस वक्त सबसे आगे हैं सम्राट चौधरी। दानापुर सीट से विधायक बने रामकृपाल यादव भी मंत्री बन सकते हैं। मोदी सरकार में रामकृपाल कैबिनेट मंत्री रह चुके हैं। बांकीपुर सीट से नितिन नवीन लगातार 5वीं बार जीते हैं और नीतीश कैबिनेट में इस बार नितिन नवीन को मौका मिल सकता है। इसके अलावा पूर्व डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का नाम भी रेस में है। बीजेपी नेता मंगल पांडे भी नीतीश कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। जेडीयू कोटे से विजय चौधरी एक बार फिर मंत्री बन सकते हैं। विजेंद्र प्रसाद यादव भी मंत्री बनने की रेस में है। लेसी सिंह, श्रवण कुमार, मदन सैनी भी मंत्री बनाए जा सकते हैं। एलजेपी कोटे से राजू तिवारी, संजय पासवान भी मंत्री बन सकते हैं। मांझी कोटे से संतोष कुमार सुमन का नाम तय बताया जा रहा है। वहीं उपेंद्र कुशवाहा की पत्नी स्नेहलता कुशवाहा का भी मंत्री बनना तय माना जा रहा है, क्योंकि उनको एक ही मंत्री पद मिलना है। सुनिए जरा इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। पांचों पार्टियों के जो विधायक हैं पहले सदन में अपना नेता चुनेंगे। वो सारे नेता मिलकर के फिर एनडीए का नेता चुनेंगे जो नीतीश कुमार होंगे और सारे सूची लेकर के गवर्नर के पास जाएंगे। गवर्नर सेटिस्फाइड होंगे, फिर वो नीतीश कुमार जी को बुलाएंगे और लगभग तय है कि 20 तारीख को किसी समय शपथ ग्रहण समारोह। व्यक्तिगत हम लोग जानते हैं कि 20 तारीख को शपथ ग्रहण होगा। प्राइम मिनिस्टर भी वहां जाएंगे। हम लोगों को भी जाने के लिए कहा गया है। नहीं मंत्रालय मांगा है और नहीं मंत्री पद मांगा है। जो मिला है उसी में संतोष किया है और काम करता है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक में अपने नेता का चयन करेगी। उसमें केंद्र से भी हमारे ऑब्जर्वर आएंगे और उसके बाद जो है फिर एनडीए और फिर सरकार गठन का काम पूरा कर लिया जाएगा। सरकार गठन का काम 21 तारीख तक पूरा हो जाएगा। मंत्रिपरिषद में यह निर्णय हुआ कि जो वर्तमान विधानसभा है वह 19 तारीख के प्रभाव से वर्तमान विधानसभा को विघटित करने की अनुशंसा कैबिनेट ने की है, जो मुख्यमंत्री जी के माध्यम से मुख्यमंत्री जी के द्वारा अभी महामहिम को दे दिया गया है। अब लेकिन सवाल इस बीच ये, नीतीश कुमार विधानसभा पहुंचे, कैबिनेट की बैठक की, लेकिन नीतीश कुमार राजभवन भी पहुंचे। तस्वीर देखिए जरा। उसके बाद नीतीश कुमार का काफिला राज्यपाल के आवास राजभवन पहुंचा है। गाड़ी जो आप देख रहे हैं नीतीश कुमार की गाड़ी है। ये राजभवन के अंदर दाखिल हुआ सीएम का पूरा काफिला और इसके बाद नीतीश कुमार राज्यपाल से मिले। राज्यपाल ने बधाई दी उन्हें और आरिफ मोहम्मद ने गुलदस्ता भेंट किया जीत के लिए। लेकिन सब मान रहे थे कि राज्यपाल से नीतीश मिलने पहुंचे तो इस्तीफा देने पहुंचे, लेकिन नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया। क्यों? इस पर भी कयास लग रहे हैं।
बिहार में बंपर जीत के बाद नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई। आखिरी बैठक में विधानसभा भंग करने की सिफारिश की गई। इसके बाद नीतीश ने राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान से मुलाकात की। अटकलें थी कि नीतीश राज्यपाल को इस्तीफा सौंप देंगे, लेकिन नीतीश ने विधानसभा भंग करने की सिफारिश की है। मतलब नीतीश 19 नवंबर तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। 19 नवंबर को ही विधायक दल का नेता चुना जाना है। एनडीए के निर्वाचित विधायक अपने नेता का चुनाव करेंगे। नीतीश के इस्तीफा न देने को लेकर अटकलें लगाई जा रही। एनडीए के सभी दलों ने नीतीश के नाम का समर्थन किया, लेकिन विधायक दल का नेता का चुनाव अभी नहीं हुआ है। सबसे बड़ा दल बीजेपी में अपना सीएम बनाने की चर्चा पर भी दावा किया जा रहा है। दावा है कि इसी वजह से नीतीश ने सीएम पद से इस्तीफा नहीं दिया है। इस्तीफा देने के बाद विधायक दल का नेता नहीं चुने जाने पर मुश्किल हो सकती थी। अटकलें हैं कि इसी वजह से नीतीश ने इस्तीफे में देरी की है। अब सच क्या है ये नीतीश जानते हैं, लेकिन ये खेमा है। दूसरे खेमे में देखिए जो पारिवारिक लड़ाई थी वो कहां तक पहुंच गई, ये आप देख रहे हैं। रोहिणी आचार्य, लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने जिन संजय यादव पर आरोप लगाए, आज आरजेडी के कार्यकर्ता संजय यादव के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। और इस सब लड़ाई के बीच पहली बार तेजस्वी यादव नजर आए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी एक ही गाड़ी में मौजूद थे। आप देख रहे हैं लालू बैठे, पीछे तेजस्वी और राबड़ी बैठी हैं। आज बड़ी बैठक हुई है। बैठक हार पर हुई है, बैठक परिवार में लड़ाई पर हुई है। जो है तमाम जो है बातें सामने आएगी। देखिए तेजस्वी जी, देखिए तेजस्वी इस गाड़ी में मौजूद है और देखिए मीसा भारती। और बैठक के लिए आरजेडी के बड़े नेताओं को भी बुलाया गया था। आरजेडी के नेता विधायक इस बैठक में पहुंचे। समीक्षा बैठक का नाम दिया गया इसे। अब देखिए इस बैठक में क्या हुआ और क्या लालू ने कुछ कहा, क्या तेजस्वी के हाथ काटे गए ताकत के लिहाज से, या उल्टी कहानी हुई। रोहिणी के पार्टी परिवार छोड़ने के बाद आरजेडी की बैठक हुई। रोहिणी ने तेजस्वी और संजय यादव पर गंभीर आरोप लगाए। रोहिणी ने हार पर चाणक्य से सवाल पूछने की बात कही थी। इसके बाद हार की समीक्षा को लेकर बैठक हो रही थी। इस बैठक में लालू यादव, तेजस्वी यादव, राबड़ी देवी, मीसा भारती मौजूद थी। सूत्रों के मुताबिक तेजस्वी ने कार्यकर्ता के रूप में सक्रिय रहने की बात कही कि मैं कार्यकर्ता के तौर पर एक्टिव रहूंगा, लेकिन मौजूद विधायकों और पूर्व विधायकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। तेजस्वी को ही नेता प्रतिपक्ष बनाने की अपील की गई। पार्टी के सदस्यों की अपील पर लालू ने इस पर सहमति दे दी। लालू ने साफ किया कि तेजस्वी ही नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे। इस दौरान लालू ने रोहिणी विवाद को लेकर भी बयान दिया। लालू ने कहा कि घर का विवाद घर के लोग सुलझा लेंगे। पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं से कहा आप लोग चिंता मत करें। हार के बाद रोहिणी के पार्टी परिवार छोड़ने से घमासान बढ़ा था। तेजस्वी के साथ ही संजय यादव को लेकर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन लालू ने साफ कर दिया है कि तेजस्वी के साथ वो खड़े हैं। बिहार चुनाव में इस बार आरजेडी सिर्फ 25 सीटों पर सिमट गई। महज 2 सीटों से ही तेजस्वी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। नेता प्रतिपक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिलता है। आइए सुनिए जरा सियासतदान क्या कह रहे हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी तो चुनाव के पहले ही कह दिया था कि चुनाव के बाद लालू जी का परिवार ही बिखर जाएगा। परिवारवाद को अब लोकतंत्र में खत्म होने का समय आ गया है। लेकिन जिस तरह का आचार व्यवहार परिवार के अंदर दिख रहा है, उसको देखकर तो जनता भी देख ही रही है कि ऐसे लोग बिहार की जनता की क्या सेवा कर पाएंगे जिनके परिवार में इस तरह की स्थिति है। तो यह जनता देख रही है और यही एक बड़ा कारण यह भी है कि इनको बार बार जनता रिजेक्ट कर रही है। इसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी है, लेकिन कुल मिला जुलाकर उनके परिवार का इंटरनल मैटर। हार होता है तो किसी एक आदमी पे ठिकरा फोड़ा जाता है, तो मुझे लगता है ये सही नहीं है। हार का जवाबदेही सभी को लेना चाहिए, सभी गठबंधन के नेता को लेना चाहिए, सभी कार्यकर्ता को लेना चाहिए और इस जो भी अगर गलती हुआ तो उसको सीख कर आगे बढ़ना चाहिए। ईवीएम में तो चोरी हुई है,
ईवीएम के खिलाफ में लड़ाई लड़नी है और बैलेट पेपर से चुनाव हो। निर्वाचित विधायकों के द्वारा तेजस्वी यादव जी को नेता चुना गया है दल का। बैलेट पेपर से जो भी हुआ है उसमें हम लोग चुनाव जीते हैं, IBM में ही हारे हैं। हाँ, पर अभी बहुत चीज चल रही है, चलते रहेगा, इस पर तो अभी बहुत चीज आने बाकी है। जो सरकार के थे लोग वोट की चोरी किया, हम लोग को हराया, मशीन का दुरुपयोग किया, और ये मशीन जब तक नहीं हटेगी तो लोकतंत्र इस देश का मजाक हटाने। अब देखिए जरा, बिहार के नतीजे आ गए। नतीजों के बाद SIR वोट चोरी का आरोप लग रहा था। ममता बनर्जी ने पिछले दिनों पदयात्रा की कि पश्चिम बंगाल में तो SIR लागू नहीं होगा, लेकिन SIR के खिलाफ अब एक पार्टी कोर्ट पहुंच गई। बिहार चुनाव के बाद वोटर लिस्ट रिवीजन पर घमासान जारी है। केरल में SIR को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है। केरल में 9-11 दिसंबर को स्थानीय निकाय चुनाव हो रहे हैं। SIR के तहत वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट 4 दिसंबर को जारी होगा। केरल की इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग ने प्रक्रिया पर रोक की मांग की है। याचिका में कहा है राज्य में स्थानीय निकाय चुनाव की प्रक्रिया चल रही है, चुनाव से ठीक पहले SIR कराना उचित नहीं है। दो व्यवस्था साथ चलने से चुनाव में धांधली का शक है। याचिका में चुनाव आयोग पर आरोप लगाए गए। बिना किसी ठोस कारण के चुनाव आयोग ने प्रक्रिया शुरू की। चुनाव आयोग के फैसले को अनुचित, जल्दबाजी वाला और मनमाना बताया है। 9 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेश में वोटर लिस्ट रिवीजन प्रक्रिया जारी है। लगभग 51 करोड़ मतदाताओं में से 49 करोड़ वोटर्स को SIR फॉर्म मिल चुके हैं। केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु में अगले साल चुनाव होने और उससे पहले SIR। सुनिए इस पर सियासतदान क्या कह रहे हैं। 14 लाख लगभग फर्जी वोटर, 7 करोड़ 42 लाख दिखा रहे हो SIR के बाद, और चुनाव वोट में गिर गए 7 करोड़ 45 लाख। पूरा बिहार में इंडिया गठबंधन को पोस्टल बैलेट पेपर में 80% बढ़त है, और EVM में बढ़त हो गई तुम्हारी। EVM पर कतई भरोसा नहीं किया जा सकता है। सबके मन में बैठ गया है, सबके दिमाग में है कि गड़बड़ी हो रही है, कुछ ठीक नहीं है, फ्री और फेयर इलेक्शन नहीं हुए, और अगर बैलेट पेपर से किया जाएगा तो रिजल्ट मेरे को लगता है जो सजान आएंगे वो अलग आएंगे। तो मैं यही कहूँगा कि देश बहुत ही मुश्किल समय से गुजर रहा है। ये सब विधवा बलाप है, क्योंकि ये पूरी तरह से हार गए, पूरी तरह से इनका कैंपेन फेल कर गया, वापस 4-5 सीट पर पहुंच गए जहां से शुरू किए थे 10 में। जो स्टाइल ऑफ वर्किंग है उसमें है कि जब इलेक्शन को 6 महीना बचता है तब हमारी नींद टूटती है, तो ये नहीं होना चाहिए। 5 साल लगातार काम करने की आवश्यकता है। सीट शेयरिंग में भी हम लोगों ने काफ़ी डिले किया। जल्दी वो वर्किंग कमेटी बुलाएंगे और उसमें बिल्कुल गहन अध्ययन होगा। राहुल जी ने मेहनत किया था और SIR के खिलाफ 25 जिलों में उनका जो जाने का ये हुआ था महागठबंधन के नेताओं के साथ, उसमें अप्रत्याशित रूप से भीड़ आई थी। सब जगह उनका असरदार अभूतपूर्व स्वागत हुआ था। अब नीचे तो संगठन के लोगों को ले जाने की जिम्मेवारी थी, जिसको हम लोग नहीं ले जा पाए। ये खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, शेख हसीना को सजाए मौत। शेख हसीना इस वक्त भारत में है। जब से बांग्लादेश से आई हैं वो भारत में ही मौजूद है, लेकिन आज उनके ऊपर कोर्ट ने फैसला सुनाना था, तो आपको सीधे बांग्लादेश की कोर्ट लिए चलता हूं। शेख हसीना पर फैसला आने से पहले कोर्ट छावनी में तब्दील था। चप्पे चप्पे पर सुरक्षा बल और जवान मौजूद थे। ढाका की तस्वीर आप देख रहे हैं। आगे बढ़िएगा सर। देखिए जरा, कोर्ट ने शेख हसीना को जब सजाए मौत का फैसला सुनाया, ये उस वक्त वर्डिक्ट यानी फैसला पढ़ने की तस्वीर है। That is sentence of death. That is sentence of death. We have discussed about the telephonic conversations of accused Sheikh Hasina. We have decided with only one sentence, that is sentence of death. That is sentence of death. जज ने फैसला पढ़ा और कहा कि शेख हसीना को एक सजा दे रहे हैं और वो सजा है
सजाए मौत। About the telephonic अभी 1.5 साल भी नहीं बीते हैं कि बांग्लादेश एक बार फिर सुलगने लगा है। लोग बुलडोजर के साथ सड़कों पर उतरे, जमकर नारेबाजी की, सुरक्षा कर्मियों ने मोर्चा संभाल लिया, राजधानी ढाका की किलेबंदी की गई। वजह है पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को मौत की सजा। पिछले साल अगस्त में हुए उपद्रव और तख्ता पलट के बाद से वो भारत में हैं। उधर बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल ने उन्हें मौत की सजा सुनाई है। अपनी दलील रखने का मौका दिए बिना कोर्ट ने उन्हें हत्या के आदेश देने और हिंसा भड़काने का दोषी माना है। that is sentence of death. देखिए जरा क्या कहते हुए कोर्ट ने सजा सुनाई और किन आरोपों में। प्रधानमंत्री शेख हसीना को 2 आरोपों में मौत की सजा हुई। ढाका की इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल यानी आईसीटी ने सजा सुनाई। उन्हें हत्या के लिए उकसाने, हत्या का आदेश देने का दोषी माना गया। कोर्ट ने उन्हें छात्र आंदोलन के दौरान हुई हत्याओं का मास्टरमाइंड कहा। बांग्लादेश के पूर्व गृह मंत्री को भी फांसी की सजा सुनाई गई। सजा का ऐलान होते ही कोर्ट में मौजूद लोग तालियां बजाने लगे। कोर्ट में सबूत के तौर पर पुलिस की फायरिंग के वीडियो दिखाए गए। कोर्ट ने हसीना की फोन की बातचीत को सबूत माना है। सबूत के तौर पर मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट भी रखी गई। शेख हसीना के मामले में कोर्ट ने 453 पेज का फैसला लिखा है। कोर्ट ने हसीना, पूर्व गृह मंत्री की प्रॉपर्टी जब्ती का आदेश दिया। शेख हसीना, उनके पूर्व गृह मंत्री दोनों फिलहाल भारत में रह रहे हैं। दूसरी ओर बांग्लादेश को शेख हसीना की गिरफ्तारी का इंतजार है। बांग्लादेश के गृह मंत्री ने कहा बिना देरी फैसले अमल में लाएंगे। शेख हसीना ने फैसले को पक्षपाती और राजनीति से प्रेरित बताया। हसीना को मौत की सजा सुनाने वाले आईसीटी को खुद हसीना ने ही बनाया था। 1971 के वॉर क्राइम्स की सजा के लिए 2010 में इसे बनाया गया था। हालांकि इस ट्रिब्यूनल को बनाने के लिए 1973 में कानून बना था। सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी के नेता शुभेंदु अधिकारी। ये अनफॉर्चुनेट है, जो प्रो पाकिस्तानी है उनका डिसीजन है, ये इम्प्लीमेंटेशन हरगिज नहीं होगा। जो 1971 में बांग्लादेश जब अपने फॉर्मेशन के लिए लड़ाई किया था पाकिस्तान के खिलाफ, वो प्रो पाकिस्तानी का ये काम है, ये हरगिज नहीं होगा। अब देखिए जैसे ही हसीना को फैसला सुनाया गया सजाए मौत का, बांग्लादेश के कोर्ट के बाहर जश्न हो रहा था, प्रदर्शन हो रहा था, नारेबाजी हो रही थी। और कुछ लोग पोस्टर लेकर खड़े थे, ये देख रहे हैं, हसीना का फोटो है और फांसी का फंदा है। इस पर शेख हसीना ने क्या कहा जब उन्हें सजाए मौत का फैसला आया। शेख हसीना ने कहा धांधली से स्थापित एक पक्षपातपूर्ण ट्रिब्यूनल का फैसला है। इसे ऐसी अंतरिम सरकार चला रही है जिसे कोई जनादेश नहीं है। अंतरिम सरकार विफलताओं से दुनिया का ध्यान हटाना चाहती है। चरमपंथी तत्व अंतिम निर्वाचित पीएम को समाप्त करना चाहते हैं। लाखों बांग्लादेशी इन नाटकीय मुकदमों से भ्रमित नहीं होंगे। आइए सुनवाते हैं आपको, सुनिए जरा क्या कुछ कह रहे हैं सियासतदान। बंगाली के इतिहास में सबसे कलंक के दिन है, सबसे बुरी दिन गया है। ये डेथ सेंटेंस नहीं है, ये पूरा जाति की डेथ कर दिया। यूनुस ये जाति को इतना बुरी हालत कर दिया कि इनका हालत क्या हो जाएगा। यूनुस अब देखिए जरा बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बहुत कट्टरपंथी, चरमपंथी जो बांग्लादेश से हटाना चाहते थे शेख हसीना को, वो देखिए जरा प्रदर्शन कर रहे हैं। बांग्लादेश में शेख हसीना के घर के बाहर प्रोटेस्ट हो रहा है, लोग बुलडोजर लेकर पहुंच गए। ये आप देख रहे हैं, शेख हसीना के घर के बाहर बुलडोजर लेकर पहुंचे लोग। अब देखिए जरा शेख हसीना पर क्या आरोप है। 2024 में प्रदर्शनकारियों पर गलत तरीके से एक्शन लिया गया। हत्या की कोशिश, यातना देने का आरोप है।
5 प्रदर्शनकारियों की गोली मारकर हत्या करने के आदेश दिए, यह आरोप है। 5 मारे गए लोगों की लाशें जलाई, एक को जिंदा जला दिया गया। तीसरा आरोप, प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए घातक हथियार इस्तेमाल किए, हेलीकॉप्टर और ड्रोन इस्तेमाल करने का आदेश दिया। चौथा आरोप है बेगम रुकैया यूनिवर्सिटी के छात्र अबू सैयद की हत्या, हसीना और बाकी साथियों ने इस हत्या के आदेश दिए। पांचवा आरोप है ढाका के चाखार पुल में 6 निहत्थे प्रदर्शनकारियों की हत्या। हत्या हसीना के सीधे आदेश उकसावे की साजिश की वजह से हुई है। अब देखिए जरा हसीना के खिलाफ सबूत क्या क्या है। 84 गवाह जिनकी गवाही हुई, उपद्रव के शिकार लोग, डॉक्टर और पत्रकार सबूत के तौर पर सामने आए, गवाही दी। शेख हसीना के बहुत से ऑडियो टेप्स हैं, वीडियो फुटेज है उनकी, हॉस्पिटल के रिकॉर्ड शामिल हैं और जो कम्युनिकेशन, जो बातचीत हुई शेख हसीना की, वो सामने आई। अब शेख हसीना के पास विकल्प क्या है? मौत की सजा के खिलाफ शेख हसीना अपील कर सकती हैं, उन्हें बांग्लादेश में ही घरेलू अपील करनी होगी। अपील 60 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में करनी होगी। दूसरा विकल्प है 15 महीनों से भारत में है और यहीं रह सकती हैं वो आगे भी। भारत उन्हें बांग्लादेश को सौंपने से मना कर सकता है। हालांकि भारत से बांग्लादेश की प्रत्यर्पण संधि है। भारत से बांग्लादेश बेशक प्रत्यर्पण संधि हो, लेकिन अब तक बांग्लादेश ने शेख हसीना को सौंपे जाने की मांग की है, लेकिन भारत ने उन्हें नहीं सौंपा है क्योंकि शेख हसीना के रिश्ते भारत के साथ अच्छे रहे हैं। सुनिए जरा एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं। शेख हसीना अब लड़ेगी अपनी पॉलिटिकल सर्वाइवल के लिए, फांसी उसको कोई नहीं देने वाला क्योंकि वो भारत में है। बांग्लादेश में अब क्योंकि ये सेंटेंस हो गया, सेंटेंस ऑफ डेथ, बांग्लादेश में आप देखेंगे अब बम विस्फोट होंगे, आग लगेगी। उस देश की आर्थिक व्यवस्था बिल्कुल खत्म हो चुकी है, भंग हो चुकी है एक तरह से, लेकिन उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। इस आदमी का एक ही जीवन में लगता है 90 साल का होने वाला लक्ष्य है किसी तरह से शेख हसीना से मैं बदला लूं। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर है आजम खान से जुड़ी। आजम खान यूपी के बड़े मंत्री रहे, फिर जेल पहुंच गए हैं। जेल ए आजम, आपको याद होगा 55 दिन पहले ही आजम खान जेल से बाहर आए थे। उस वक्त की तस्वीरें जब आजम खान जेल से रिहा हुए, वापस रामपुर पहुंचे और उनका स्वागत हुआ। ये आज की तस्वीर। और आजम खान अब फिर जेल पहुंच गए हैं जब कोर्ट पहुंचे और फैसला सुनाया गया। देखिए जरा किस मामले में सजा हुई आजम खान को। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान को 7 साल की सजा हुई। उनके साथ उनके बेटे अब्दुल्ला आजम को भी 7 साल की सजा हुई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने फर्जी पैन कार्ड मामले में दोषी पाया है। फर्जी पैन कार्ड का मामला 2019 का है। बीजेपी नेता ने शिकायत की थी। आजम पर बेटे अब्दुल्ला के लिए 2 पैन कार्ड बनवाने का आरोप था। आजम और बेटे पर लगे आरोपों को रामपुर कोर्ट ने अब सही पाया है। कोर्ट ने दोनों बाप बेटे पर 50-50 हजार का जुर्माना लगाया। फैसले के तुरंत बाद कोर्ट में ही पुलिस ने बाप बेटे को हिरासत में लिया है और दोनों को कड़ी सुरक्षा में कोर्ट से 1 किलोमीटर दूर रामपुर जेल भेज दिया गया है। आजम जेल के बाहर गाड़ी से उतरे तो हाथ में 2 बिस्किट के पैकेट थे उनके। आजम खान करीब 2 महीने पहले ही सीतापुर जेल से रिहा हुए थे। उनका बेटा अब्दुल्ला 9 महीने पहले ही हरदोई जेल से रिहा हुआ था। आजम के खिलाफ 104 मुकदमे हैं, 11 में फैसला आ चुका है। 6 मामलों में आजम को सजा हो चुकी है, 5 में बरी किया गया है। सुनिए जरा इसके बाद सियासतदान क्या कह रहे हैं। अदालत का फैसला है, क्या कहना है, गुनाहगार समझा तो सजा सुनाई है। माननीय न्यायालय ने जो कहा है और उस निर्णय का सभी लोग सम्मान करते हैं और माननीय न्यायालय के निर्णय के अनुसार ही हो रहा है। भाई खबरों में आगे बढ़ते हैं। एक दर्दनाक खबर, 42 भारतीयों की जलकर बस में मौत हो गई। सऊदी में हादसा, 42 भारतीय जिंदा जल गए। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, ये सऊदी अरब में लोग जाते हैं हज और उमरा करने के लिए। इसी तरह भारत से भी एक जत्था गया था। लगभग एक ही परिवार के ये 18 लोग हैं, आप देख रहे हैं, ये 18 लोग गए थे। 42 की मौत हुई है, उसमें ये पूरा परिवार भी शामिल है, 18 लोगों का। ये एक दर्दनाक हादसा था और इस मामले में बाकायदा मंत्री अजहरुद्दीन भी पीड़ितों से मिलने पहुंचे थे। बहरहाल फिलहाल इतना ही। आप अपना और अपनों का बहुत बहुत ख्याल रखिए। रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए।